हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी इंडिया ज्योग्राफी और वो चल रही थी अपनी क्लास 6 की। अपन क्लास 6 की एनसीईआरटी इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें अपना है चैप्टर नंबर 8। ये अपना लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन शुरू करेंगे या तो साइंस शुरू करेंगे या फिर क्लास 7 की अपन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, उसके अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है तथा भारत में वन्य प्राणी कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। अपन बिल्कुल पढ़ते हैं कि आज का मौसम कैसा है, कल का कैसा था और आने वाला मौसम क्या रहेगा, या मौसम की भविष्यवाणियाँ भी अपन अखबार में देखते हैं कि फलाने तारीख तक बारिश की संभावना है, आंधी की संभावना है या फिर तूफान की संभावना है। फिर तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यानी मौसम क्या है कि वायुमंडल के अंदर जो रोजाना का परिवर्तन होता है उस चीज को अपन मौसम कहते हैं। फिर इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। अब ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता अपने को होती है सर्दियों के टाइम में। गर्म कपड़े होते हैं, ऊन से बनते हैं गर्म कपड़े। अब जब सर्दी का मौसम आएगा तभी अपन गर्म कपड़े पहनेंगे, ना कि गर्मियों के टाइम में। वही बात है कि आप खाने पीने में भी ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। अब गर्मी में अपने को ठंडी चीज़ अच्छी लगती है, ठंडा पानी हो गया, ठंडी आइसक्रीम हो गई, और अपने छाछ राबड़ी होती है वो भी अपन ठंडी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जो अपना ठंड का मौसम होता है तब अपन ठंडी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। फिर बताया गया है कि इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अब ये बात हो रही है ठंड के मौसम की। ये ठंड का मौसम आएगा तो अपन ऊनी कपड़े पहनते हैं यानी गर्म कपड़े पहनते हैं, और ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। गर्मियों में लू चलती है या फिर गर्म हवाएं चलती हैं। गर्मियों में अपन ठंडी चीज़ें खाते हैं और वहीं पर अपन सर्दियों में गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। फिर बताया गया है कि भारत में सामान्यतः प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, यानी जिसको अपन सर्दी बोलते हैं। यानी पहला मौसम का प्रकार ये हो गया दिसंबर से लेकर फरवरी तक, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने अपन जो ठंड होती है, बोलते हैं कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वो पड़ना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ठंड स्टार्ट हो जाती है नवंबर से ही, लगभग लगभग ठंड की शुरुआत हो जाती है। फिर फरवरी तक हो गया। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम चलता है, यानी मार्च से मई तक गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। अपन गर्म कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। फिर बताया गया है कि जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा होती है। जून से लेकर सितंबर तक मानसूनी वर्षा चलती है, जिसको अपन मानसून जो मौसम होता है उसको मानसून मौसम बोलना जाता है। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, यानी जब बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, देखो ये अपना भारत हो गया इस प्रकार से, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये अपनी हो गई पश्चिम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो चलता है जून से सितंबर तक, ऐसे चलता है। और जब ये मानसून वासम से जो अपने हिमालय पर्वत है वहां से टकरा कर वापस लौटता है इस तरफ, इसको बोला जाता है मानसून के लौटने का समय, यानी शरद ऋतु, अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय। अब अपन बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु क्या होती है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अब देखो, ये अपनी यहाँ पे ऐसे हो गई पृथ्वी, ये अपनी होगी विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये अपनी हो गई यहाँ पर कर्क रेखा, और ये अपनी हो गई यहाँ पर मकर रेखा। और अपन कहाँ पर स्थित है, अपन यहाँ पर स्थित है लगभग लगभग इस वाले, क्योंकि अपने लगभग जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपन स्थित है। अब जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तब इनका कहने का मतलब क्या है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, यानी सूर्य इस तरफ आ जाता है, सूर्य की किरणें इस तरफ आ जाती हैं, यानी यहाँ पर मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, तब यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ेंगी, और उन तिरछी किरणों की वजह से यहाँ पर परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, यानी यहाँ पर गर्मी कम हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। फिर वही ग्रीष्म ऋतु,
गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, यानी गर्मी का मौसम आते ही यहाँ पर सीधी पड़ने लग जाएंगी और यहाँ पर तिरछी पड़ने लग जाएंगी। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। लू किसे कहा जाता है? जो गर्मियों के दिनों में जो गर्म और शुष्क हवा बहती है उसको बोला जाता है लू। अब अपन आगे बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थलों की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। अब देखो, ये अपने भारत हो गया यहाँ पर, और ये है अपनी बंगाल की खाड़ी, और ये है अपना अरब सागर। क्या बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे गति करता है, इस प्रकार से पूरे भारत में इस प्रकार से गति करता है, तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है और ये वर्षा आगे जाके पहाड़ों से टकराती है, जिसकी वजह से अपने वहाँ पर बारिश होती है। और अपने साथ जब ये क्या है कि ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, जब जल से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी तो अपने साथ नमी लेकर आएंगे, क्योंकि जल है, वाष्प बनेगी और वाष्प हवा में रहेगी, वातावरण में रहेगी। जब ये हवाएं अपने साथ वाष्प लेकर जाएंगी यानी नमी लेकर जाएंगी, तब यहाँ पर बारिश होती है। फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि मानसूनी वर्षा कब होती है? जब हवा जल से स्थल की तरफ चलने लग जाए, यानी जल से स्थल की तरफ जब हवाएं चलने लग जाती हैं तो उस समय मानसून का काल कहा जाता है। फिर मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थलों से भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी वापस ऐसे टकरा के वापस से इस तरफ बहना शुरू कर देती है। ये अपना हो गया हिमालय, अब यहाँ से टकरा कर वापस ऐसे बहना स्टार्ट कर देती है, यानी स्थल से जल की ओर बहती है ये हवाएं। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में ही वर्षा होती है। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखने लायक है कि तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु ही एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ लौटते हुए मानसून से ही वर्षा होती है। यानी जब अपना ये मानसून जाता है, पहली बार शुरुआत करता है भारत की तरफ, तब पूरे भारत में वर्षा होती है सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। और जब ये मानसून वापस से टकरा के वापस से लौटने लगता है इस तरफ, तब ही जाकर तमिलनाडु में वर्षा होती है। उसके अलावा तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। फिर किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी अब अपन ने भारत में शुरुआत करते हैं पहले साल से और 30 साल तक की जो विभिन्न दशाएं होती हैं, यानी जलवायु वो होती है कि किसी एक जगह पर 30 साल की औसत जो वहाँ परिवर्तन होते हैं मौसम में, वो कहलाती है जलवायु। यानी अपने भारत में शुरुआत से लेके, यानी पहले साल से लेके 30 साल तक, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, तो अपन कहते हैं कि जो 30 वर्षों की जो वहाँ पे औसत जलवायु होती है उसी को अपन जलवायु कहा जाता है। यानी जो औसत वहाँ पर वर्षा होगी या तापमान होगा, गर्मी होगी, बारिश होगी, किसी भी प्रकार का मौसम रहेगा, वो कहलाता है उस जगह की जलवायु। फिर भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। और उष्ण कटिबंध किस प्रकार से है, जैसे अपन ने ग्लोब में समझा था, ये वाला ग्लोब में समझा था अपन ने, जो ग्लोब वाला मैप था उसमें अपन ने बात करी थी कि ये उष्ण कटिबंध में आता है, ये शुष्क कटिबंध में आता है, ये भी उष्ण कटिबंध में आता है, फिर ये अधिव्रत में आता है और फिर ये व्रत में आता है। ये अपन ने पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। फिर भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यानी अपने भारत में जो वर्षा होती है उसकी वजह से कृषि अधिक होती है। अगर किसी वर्ष में वर्षा की दर में कमी आ जाती है तो अपने कृषि की उत्पादकता में भी या कृषि उत्पादों की उत्पादकता में भी कमी हो जाती है। अब आगे बात किया गया है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। यानी जलवायु अपन ने देख लिया कि 30 साल तक की औसत दशाओं को ही, जो मौसम की औसत दशाएं होती हैं 30 साल तक की, उसको जलवायु कहते हैं। अब जलवायु स्थिति पर निर्भर करती है, उस जगह की ऊंचाई पर निर्भर करती है और उस जगह को समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में के द्रास व कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। वही बात है कि अपना राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है।
और जम्मू कश्मीर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे है। रीजन क्या है कि उनकी समुद्र से दूरी बहुत ही कम है। फिर समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। यानी ये पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए तो अपना मौसिनराम हो जाएगा, और कहाँ पर है, मेघालय में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। ये अपन ने जलवायु की बात कर ली है। यहाँ पर हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। अब ये देखो, ये इन्होंने अच्छे से बताया गया है कि ये होगी अपनी भूमि की परत हो गई है। फिर 1.5 मीटर तक होती है झाड़ी वाली परत, फिर तरुण वृक्ष आते हैं, फिर वितान आते हैं, फिर उद्गामी परत आती है। फिर वहीं पर ये देखो 40 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, ये 5 मीटर की ऊंचाई, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई, और ये सर्वाधिक ऊंचाई यानी 60 मीटर तक की ऊंचाई है पेड़ों की। फिर बताया गया है कि जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि उन्हें झाड़ी में खाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ से बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है कि घास, झाड़ियां, पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के अपने आप उपज जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। फिर क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी देखो, अपना जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा खूब अच्छी होती है, तो वहाँ पर जो वनस्पति होगी वो अलग प्रकार की होगी। पठारी क्षेत्र में वर्षा अलग प्रकार की होती है तो वनस्पति अलग प्रकार की हो जाएगी। अपना मरुस्थल हो गया राजस्थान में, वहाँ पर वनस्पति का प्रकार अलग हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया जहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पर मरुस्थली जो वनस्पति होती है वो भी अलग प्रकार की हो जाएगी। तो कौन कौन सी वनस्पति हैं वो देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। अब इन सब के बारे में अलग अलग बात करते हैं। ये पहला हो गया अपना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या जिसको सदाबहार वन भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो वहां पर पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही अत्यधिक होती है। और ये इतने गहरे होते हैं कि जो अपना सूर्य का प्रकाश होता है वो सतह पर पहुंच ही नहीं पाता, और इनमें अनेक अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलते हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एम्बोनी तथा रोजवुड है। अब इन्होंने क्या बताया गया है कि ये अपना हो गया यहाँ पर भारत इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, इस प्रकार से अपना भारत का मैप है। अब इन्होंने क्या बताया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर हो गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर उत्तर पूर्वी राज्य, ये अपने उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, यहाँ पर भी कुछ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी, इनको बोला जाता है अपने पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब आगे बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम तथा शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यानी लगभग मध्य भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वही पतझड़ वन होते हैं
एक मौसम के एक निश्चित समय आने पर ये अपने सारी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर मानसून के टाइम पर इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं। अब बात करते हैं कंटीली झाड़ियों की। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, यानी ये मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। पेड़ अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? पानी की सहायता से, धूप की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। अगर ये तीनों उपलब्ध हो जाएंगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, जो शुष्क क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं, उनमें पत्तियां चौड़ी नहीं होती, एकदम बिल्कुल ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिसकी वजह से जो पानी का उत्सर्जन है वो काफ़ी कम हो और वो कम पानी में भी जीवित रह सके। जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ये देखो, ये हो गई अपने कंटीली झाड़ियाँ। ये अपना हो गया खेजड़ी का पेड़, इसको बोलते हैं खेजड़ी का पेड़, जो मुख्यतः मरुस्थल में ही पाया जाता है। अब आती है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति की बात करें अपन तो ये है पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आ जाती है। अपन ने सारी चीजें पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये देखो, ये पेड़ है, इनका आकार शंक्वाकार होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बर्फ पड़ती है, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ी तो फिसल कर ऐसे ऐसे आकर नीचे आ जाएगी। सेम यहाँ पर ऐसे आके बर्फ पड़ के नीचे आ जाएगी। अगर ये पेड़ ऐसा होता, इस प्रकार से ये पेड़ होता, तो बर्फ पड़ती तो यहाँ पर आकर बर्फ से ये लद जाता और लदने के बाद ये धीरे धीरे खराब हो जाता। फिर ये पौधे शंक्वाधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन तथा देवदार। ये सब हो गए शंक्वाकार वृक्ष। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डेल्टा क्या होता है, तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस मिट्टी से वे विभिन्न प्रकार के अपरदन को रोकते हैं। यानी देखो, जो पहाड़ों की ढालों पर स्थित होते हैं पेड़, या मैदानों में भी पेड़ स्थित होते हैं, अगर वहां पर बाढ़ आ जाती है तो उस मिट्टी को जकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मृदा का अपरदन कम होता है। फिर जो अपन सांस श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के रूप में काम में लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं। फिर जो गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, उस गैस को भी वो अवशोषित कर लेते हैं। फिर वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, जड़ी बूटियां भी वनों से ही मिलती है, लाख भी, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें भी अपने वनों से भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए भी वन एक प्राकृतिक निवास ही है। फिर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा भी रख सकते हैं। फिर ये देखो, ये एक पेड़ हो गया या फिर एक वन हो गया। एक अकेला पेड़, ये अकेला पेड़ है अपना, ये क्या क्या कर सकता है एक मनुष्य के लिए। सबसे पहले तो मिट्टी को बांध के रखता है, जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। फिर इस पेड़ की लकड़ी से अपन फर्नीचर बनाते हैं, मेज, कुर्सी, टेबल जो भी हो गया। खेलने का सामान भी यहीं से बनता है, अपना बैट, हॉकी स्टिक और भी चीज़ें बनती हैं खेलने की। फिर ईंधन, लकड़ियाँ भी जो इसकी पेड़ की सूखी लकड़ियाँ होती है वो अपन ईंधन के रूप में काम लेते हैं, खाना बनाते हैं। इनकी पत्तियों से अपन चारा खिलाते हैं पशुओं को। आश्रय जो पेड़ होता है, जो यहाँ पर छत डालते हैं, वो भी अपन पेड़ों की वजह से ही डालते हैं। पेड़ों से कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ अपने के लिए ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। पेड़ों में मधुमक्खियाँ बैठती हैं, जिससे वो अपने रस, फूलों का रस निकालती हैं और शहद बनाती हैं। पेड़ों से हमें फल भी प्राप्त होते हैं। फिर गोंद और लाख प्राप्त होते हैं।
पक्षियों घोंसले बनाते हैं, वन्य जीव निवास करते हैं, इमारती लकड़ियाँ बनती हैं जिससे अपन महंगा महंगा फर्नीचर बनाते हैं, पेड़ों से अपने को रबड़ प्राप्त होता है। तो ये सब अकेला एक पेड़ इतनी सब चीज़ें कर सकता है बारी बारी। अब आगे बात करते हैं वन्य प्राणियों की, कि कौन कौन से वन्य प्राणी पाया जाता है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर होते हैं जो जल में भी निवास करते हैं और स्थल पर भी निवास करते हैं। पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। यानी एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर वन्य अभयारण्य में। एशियाई शेर को अपन बब्बर शेर भी बोलते हैं। फोटो की बात करते हैं तो जो अपना दुर्गा माँ होती है, जो उसका शेर होता है वो बब्बर शेर ही आता है। उस प्रकार के एशियाई शेर बोला जाता है उनको। फिर हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। यानी ऊंट राजस्थान में मिलेगा, जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाएगा। हाथी केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, और एक सींग वाले गेंडा भी असम में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि भी हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? इसे आप लोगों को सोचना है। फिर भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। फिर वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियों में तेजी से घट रही है या कमी आ रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को भी शुरू किया गया था। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ये सब आप लोगों को तय करना है। फिर आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। फिर ये हो गया अपना एक कुछ प्रवासी पक्षी हैं। कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये अपना चैप्टर नंबर हो गया है 8वां कंप्लीट। और अपना जो क्लास 6 की इंडिया ज्योग्राफी थी, जो अपन ने अभी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि साइंस शुरू करें या फिर ज्योग्राफी शुरू करते हैं क्लास 7 की। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पीडीएफ चाहिए या वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम पे संकलन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हिंदी में अपना जो यूट्यूब चैनल का नाम है उस नाम से संकलन से आपको एक टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। वो चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।